वेलकम टू राहुल दीक्षित टाइम्स। आज का हमारा ये वीडियो द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पर केंद्रित है। एंड देन दिस वुड गो फोर्थ इन सीरीज टू अवर प्रीवियस एक्ट्स पर्टेनिंग टू योर जनरल स्टडीज पेपर 1, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब फ्रेंड्स, दिस हैपेंस टू बी Act 43 of 2005. Act 43 of 2005. And then this is being brought into effect on 13 September 2005. 13 सितंबर 2005 को. And to be ratified, that be it enacted as 56th. Be it enacted in the 56th year of the Republic of India. Now friends, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, this can be to some extent this can be attributed to the Dowry Prohibition Act 1961. उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि डाउरी वर्ड कई जगहों पे आएगा एंड एज अ रिजल्ट आप कई बार देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस भी कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट जो हो रहा है, तो वो घरेलू हिंसा और दहेज निषेध नियम ये थोड़ा सा है एक दायरे को ही केंद्रित होते हुए। नाउ फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे बाकी तमाम एक्ट्स आए हैं, वी हैव चैप्टर 1 हियर जो बात करता है प्रिलिमिनरी सेक्शन की, फ्रॉम सेक्शन 1 to 2। एंड जैसा कि हर एक्ट में आप देखेंगे कि सेक्शन 1 जनरली बाय कन्वेंशन होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल से मतलब ये होता है कि टाइटल जो है हमारे एक्ट का वो पूरी तरह से इंगित कर रहा होता है उस इमीडिएट आवश्यकता की, बिकॉज दैट इज अ नीड बाय द वे, जिसको लेके एक अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया है। एक्सटेंट मीनिंग उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहां तक जा रहा है, एंड कमेंसमेंट की उसका एनफोर्स में आना। तो ये तो देखिए सेक्शन 1 से 2 तक की बात आ रही है प्रिलिमिनरी में जो हमारा चैप्टर 1 है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा हमारा सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस की बात करता है, डेफिनेशंस की। और गौरतलब है मित्रों कि जो चैप्टर 2 का डोमेस्टिक वायलेंस है वो तो सीधे सीधे नामकरण ही है, इट इज डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ द एक्ट। लेकिन इसके पूर्व जो डेफिनेशंस की बात आ रही है सेक्शन 2 में, चैप्टर 1 का सेक्शन 2, वो डेफिनेशंस पे आपके देखिए बहुत क्वेश्चंस बनने हैं। अब जब डेफिनेशंस की हम बात करते हैं तो उस श्रृंखला में सबसे पहले वी हैव एग्रीव्ड पर्सन, पीड़ित व्यक्ति। कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो कौन है? तो देखिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस जो विक्टिम होगा इज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में द पर्सन हु इज विक्टिम इज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट। अब ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है विद द रिस्पोंडेंट, एक जो होता है कि एक कॉमन हाउस होल्ड जब आप शेयर कर रहे होते हैं उसके चलते एक जो रिलेशनशिप विकसित होती है। नेक्स्ट वी वुड सी चाइल्ड। अब चाइल्ड की परिभाषा जैसे सामान्यता है यहां 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है, बिलो 18 इयर्स। और ये चाइल्ड कैसा हो सकता है? द चाइल्ड कैन बी एडॉप्टेड, द चाइल्ड कैन बी स्टेप और इवन अ फॉस्टर चाइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज कॉम्पेंसेशन ऑर्डर। तो ये जो कॉम्पेंसेशन ऑर्डर है, आगे जो सेक्शंस आएंगे आप देखेंगे सेक्शन 22, मतलब कॉम्पेंसेशन ऑर्डर का यहां में लिटरल मीनिंग नहीं देखना है, इसी एक्ट का जो सेक्शन 22 है। और सेक्शन 22 आगे अभी मैं आऊंगा, अभी सेक्शन 2 फॉल करेगा हमारे सेक्शन 12 to 29 के अंतर्गत जो चैप्टर 4 होगा। फिर सेक्शन 12 to 29, तो 12 to 29 के अंदर जो आपका सेक्शन 22 है ये डिफाइन करेगा कॉम्पेंसेशन ऑर्डर को। नेक्स्ट डेफिनेशन है कस्टडी ऑर्डर। ये सारे देखिए क्वेश्चंस फ्रेंड्स आने हैं एग्जाम में। मैं पुनः आग्रह करता ही आ रहा हूं, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए,
बहुत ठंडे दिमाग से जैसे मैं बोलता जा रहा हूं सुनते जाइए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जैसे मैं बोल रहा हूं आप कैसे लिख रहे हैं, समझिए, देखिए हमारी व्हाइट बोर्ड को, एक एक बात समझिए, खूब वीडियो बार बार देखिए, उस हद तक देखिए कि थिंग्स आर रिमेंबर्ड टू यू। तो कॉम्पेंसेशन ऑर्डर इज सेक्शन 22। इसी तरह से कस्टडी ऑर्डर, इसकी परिभाषा फिर से सेक्शन 21 से ली जाएगी, जो फिर से मैंने कहा अगेन दिस विल बी टेकन फ्रॉम चैप्टर 4 जो 12 to 29 की तरफ जाता है। तो दैट वुड बी कस्टडी ऑर्डर। इसके बाद देखिए बात आएगी डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट, तो जो भी विक्टिम है उसके तरफ से जो भी रिपोर्ट का जो भी ढांचा होगा, जो एक फॉर्मेट होगा, एक जो रिपोर्ट का एक जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, उसको लेकर जो रिसीट प्राप्त होगी वो आ जाएगा डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट परिभाषा आएगी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। अब देखिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जब बात आ रही है तो मैंने आरंभ में ही आपको बताया कि जब एक कॉमन हाउसहोल्ड शेयर किया जा रहा है तो कॉमन हाउसहोल्ड शेयर होने की सूरत में एक तो हुआ रक्त से जो संबंध हमारे हैं, कंसैंग्युनिटी। सबसे पहले तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कंसैंग्विन रिलेशंस जितने होंगे, कंसैंग्युनिटी रक्त संबंध, उसके बाद दोज रिलेशंस इवन कैन बी बाय वे ऑफ मैरिज, विवाह के उत्पन्न जो संबंध होते हैं। उसके अतिरिक्त दिस कैन बी रिलेशनशिप कैन बी ऑफ एडॉप्शन, और आखिरी में रिलेशनशिप जो कुछ भी नहीं तो फैमिली मेंबर्स के साथ तो रिलेशनशिप है ही। तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत जिसको डोमेस्टिक रिलेशन कहा जा रहा है, और गौरतलब है कि जो कॉमन हाउसहोल्ड शेयर किया जा रहा है उसी दायरे में ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप आएंगी, जिसमें कंसैंग्युनिटी, मैरिज, एडॉप्शन, फैमिली मेंबर्स, ये सब आ जाएंगे डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। अब इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस, जो हमारा सीधे सीधे चैप्टर 2 में आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस को लेके हमारे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा चैप्टर 2, क्योंकि दिस हुली डील्स विद द नोशन, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और ये पूरा का पूरा एक सुस्पष्ट सेक्शन इसके लिए सेक्शन 3। तो बट ऑब्वियस वायलेंस को लेके सेक्शन 3 का जो चैप्टर 3 के अंतर्गत जो सेक्शन 3 है ये आ रहा है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन वुड बी, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा कि इसमें डेफिनेशंस बहुत मजे की हैं। नेक्स्ट वुड बी डाउरी, और मैंने अभी आपको बताया था द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, दिस इज समवे और द अदर एट्रीब्यूटेड टू दिस। हालांकि बाय वे ऑफ मैरिज तो एक सिंगल केस बन रहा है, लेकिन वायलेंस का जो एक एंगल है, एक जो स्कोप है, वो इसीलिए डाउरी को बकायदा पूरी जगह दी गई है। अब यहां डाउरी कहां से डिफाइन होगी? डाउरी हमारी इसी एक्ट के जो सेक्शन 2 है, जो मैंने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपको बताया है, और कल का आप हमारा वीडियो देखिएगा पूरा एक्ट ही, क्योंकि यस्टरडे वाज द 3rd सीरीज, और मैं जैसे आपके यूपी पीसीएस लोक सेवाएं पीसीएस जे 2022 का जो सिलेबस है मैं उसी सीरियल ऑर्डर में चल रहा हूं, उसके चलते कल मैंने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लिया था। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में वहां पे भी सेक्शन 2 में डाउरी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लेन पे डिफाइन किया गया था। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए सर्विस प्रोवाइडर जो है बेसिकली उसको हम किसको माने, तो सर्विस प्रोवाइडर की जो डेफिनेशन है यहां, ये सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 10 में आएगा, सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 10। और सेक्शन 10 जो आप देख रहे हैं वो हमारा चैप्टर 3 के अंतर्गत आएगा, जहां सेक्शंस 4 to 11 कवर किए गए थे इस एक्ट में। तो इस जगह देखिए यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव, बहुत ठंडे दिमाग से पेपर पे नोट करते जाइए, क्योंकि कौन सेक्शन जो परिभाषित हो रहा है वो रियल सेंस में किस जगह अकर कर रहा है, किस जगह वो सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो परिभाषा आपको वही वहां से अंकित करनी होगी, राइट। तो ये जो बेसिकली इतने हमारे आ रहे हैं, ये ओवरऑल डेफिनेशंस हैं हमारे चैप्टर 1 की, जिसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट
एंड कॉम्पेंसेशन, ये सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 पूरा पूरा डेफिनेशंस के ऊपर है। ये मैंने आपको मेजरली जो डेफिनेशंस हैं, और इनमें मित्रों क्वेश्चंस आने ही आने हैं। Completed the definitions under section 2 of the Protection of Women and Domestic Violence Act 2005. Now we are switching over to chapter 2, which is totally dealing with domestic violence. अब सेक्शन 3 जो है हमारा इस एक्ट का, चैप्टर 2 सेक्शन 3, ये डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ पूरी तरह से केंद्रित है। एंड देन व्हाट would all constitute domestic violence? तो आप देखेंगे any type of harm to the victim, any type of harm, any type of injury, anything that is with the ambit of endangered death, है ना, किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रयास जिसमें कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड डेथ की संभावना दिखाई दे रही हो। इसके अतिरिक्त फिजिकल एब्यूज, देखिए बहुत कैटेगोरिकली टर्म्स यूज किए गए हैं, क्योंकि वी ऑल अंडरस्टैंड कि डोमेस्टिक वायलेंस समाज में आज बहुत आवश्यकता है, जो सीधे सीधे हमारे समता के अधिकार की तरफ आगे बढ़ता है। फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज एंड इकोनॉमिक एब्यूज। आप देख रहे हैं एब्यूज को भी कहीं ना कहीं फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशन एंड इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। मैंने आपको बताया एनी हार्म, इंजरी, एंडेंजर्ड डेथ, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज। एंड एडिशन टू दिस, कहीं पे भी अगर कोई ऐसी घटना दिखाई दे रही है कि विक्टिम का हैरेसमेंट हो रहा है, अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी अगर हो रही है, तो ये भी देखिए दिस वुड टेंड अमाउंट टू डोमेस्टिक वायलेंस। अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी, है ना। तो आपने ये देखा कि चैप्टर 2 जो है सेक्शन 3 वाला, वो बहुत लंबा दायरा बताने की कोशिश कर रहा है। और ये तो खूबसूरती हमारे वीडियोस की, हमारे लेक्चर्स की है कि बेहद कम समय में, बिकॉज सीइंग द क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत समझदारी से हमें चीजों को समझना है, गहनता भी रखनी है और लघुता भी देखनी है, क्योंकि समय प्रबंधन नितांत आवश्यक है इस समय। नाउ वी आर डीलिंग विद चैप्टर 3, विच इज पावर्स एंड ड्यूटीज of protection officers, service providers, etc. Powers and duties of protection officers. प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को लेकर काफी विस्तृत और कई स्थानों पर आप प्रोटेक्शन ऑफिसर्स पाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स, etc. Now this chapter 3 would cover from section 4 to section 11. अब इसकी जब डिटेल्स में हम जाते हैं तो देखिए सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इज इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर। सेक्शन 4 जो है कि सबसे पहले जो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो अपॉइंटेड हैं, अभी प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आगे चल के आप देखेंगे कि ही नीड्स टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। नाउ अब सेक्शन 4 जो है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो सूचना का दिया जाए ना प्रोटेक्शन ऑफिसर को। सेक्शन 5 ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, मैजिस्ट्रेट्स। तो उस लेवल पे आप देख रहे हैं कि द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत डायरेक्टली पुलिस इन्वॉल्व है, एंड ड्यूटीज पुलिस की क्या है, सर्विस प्रोवाइडर की क्या है, मैजिस्ट्रेट की क्या है। दिस वुड बी सेक्शन 5। सेक्शन 6 इज बहुत विस्तार से बात की गई है शेल्टर होम्स की, क्योंकि ये एक्ट तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, तो प्रोटेक्शन की सूरत में इट इज बट ऑब्वियस शेल्टर होम्स का प्रावधान तो नितांत आवश्यक है। देखिए दैट इज सेक्शन 6। सेक्शन 7 इज मेडिकल फैसिलिटीज।
both at the level of shelter homes and otherwise also. Now, after section 7, we have section 8. Appointment of protection officers. Appointment of protection officers. Next, section 9. Duties and functions of protection officers. मतलब आप देखिए कितना खूबसूरती से एक्ट है. सेक्शन 8 इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर. सेक्शन 9 ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स. बार बार प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की बात हो रही है तो आप देखेंगे सेक्शन 10 जो है ये अब सीधे सीधे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ चला जा रहा है. जो मैंने आपसे कहा था कि सेपरेटली पूरा पृथक रूप में सर्विस प्रोवाइडर की बात की गई है. सेक्शन 10 इज फाइनली, क्योंकि लास्ट ऑफ ऑल इतना सब कर देने के बाद सेक्शन 11 वुड बी ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. कि सरकार ने अपने ऊपर कौन सी ड्यूटी फिक्स की हुई है, बट ऑब्वियस इन सबका निर्वहन क्रियान्वयन बहुत सुचारू रूप से होता रहे. सो दिस इज ऑल यू वुड सी चैप्टर 3 जिसमें बात हो रही है सेक्शन 4 to 11. Next we are dealing with chapter 4. This is procedures for obtaining orders of relief. Procedures for obtaining orders of relief. Now here we have long set of sections by the way. Meaning कि सेक्शंस की संख्या थोड़ी ज्यादा है क्योंकि यहां प्रोसीजर्स की बात हो रही है. इसके पहले जहां कहीं भी प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात हुई थी, सर्विस प्रोवाइडर्स की बात हो रही थी, एंड मैंने डेफिनेशन में ही काफी चीजों को रिलेट करने की कोशिश की थी. तो आप देखेंगे कि हमारे इस सेक्शन में फ्रॉम 12 to 29 ये तमाम बातें जो ऊपर डेफिनेशन में थी चैप्टर 1 में वो यहां पे डिफाइंड होंगी. तो वी आर कवरिंग फ्रॉम सेक्शन 12 to section 29. नाउ सेक्शन 12 इज एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट. कि सबसे पहले जो इसके पहले आपने देखा था इंफॉर्मेशन, तो यहां सेक्शन 12 के अंतर्गत एप्लीकेशन जिसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा ये मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत की जाएगी. सेक्शन 12. सेक्शन 13 इज सर्विस ऑफ नोटिस. ये जो नोटिस इशू हुई है इसका जो सर्विस मैनेजमेंट है, सेवा प्रबंधन है, ये भी सरकार ने स्वयं सुनिश्चित किया हुआ है. सेक्शन 14 इज काउंसलिंग. अब देखिए नोटिस प्राप्त होने के बाद शीर्षस्थ अधिकारी, समझ अधिकारी सबसे पहले जो हमारे एबल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके माध्यम से जो सबसे पहली स्टेज होगी काउंसलिंग. क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस की स्थिति में बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि आगे जो होना है वो तो होना है, लेकिन काउंसलिंग परामर्श बेहद आवश्यक है इस जगह. सेक्शन 15 इज वेलफेयर एक्सपर्ट्स. अब सेक्शन 15 में ये जो काउंसलिंग हुई है तो देखिए एक अनुभव है सेक्शन 15 के अंतर्गत जो हमारे वेलफेयर एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं इन मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इसको लेके वी रिक्वायर वेलफेयर एक्सपर्ट्स. सेक्शन 16 इज प्रोसीडिंग इन कैमरा. इफ द मैजिस्ट्रेट सो फील्स दैट द इश्यू इज सेंसिटिव, तो ऐसे में डेफिनेटली सेक्शन 16 के अंतर्गत देयर इज अ प्रोविजन ऑफ प्रोसीडिंग इन कैमरा. नेक्स्ट सेक्शन 17. सेक्शन 17 है अब ये स्थिति ऐसी आ चुकी है, परामर्श हो चुका है, कैमरा में तमाम प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं कि जो विक्टिम है ना उसे अधिकार है ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड. क्योंकि शेयर्ड हाउस होल्ड से पूरा मैंने आपको शुरू से बताता चलता आ रहा हूं कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी बनेगी तो ये शेयर्ड हाउस होल्ड में राइट स्थापित होता है, आप समझिए, है ना, सेक्शन 17 के अंतर्गत. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू सेक्शन 18. सेक्शन 18 इज प्रोटेक्शन ऑर्डर्स. कि ये जो कॉमन शेयर्ड हाउस होल्ड में व्यक्ति रह रहा है उसको लेके जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं जो मजिस्ट्रेट के लेवल पे पुलिस की कंप्लायंस में, तो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होंगे सेक्शन 18. सेक्शन 19 इज रेसिडेंस ऑर्डर. रेसिडेंस ऑर्डर. सेक्शन 20 इज, अब देखिए सब कुछ हो गया, शेल्टर होम हो गया, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हो गए हैं, रेसिडेंस ऑर्डर्स हो गए हैं, लेकिन देखिए
हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि अर्थयोग है। कैसे भी स्थिति हो तो मॉनेटरी रिलीफ विक्टिम को वो सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि द नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू अंडरटेक, यू वांट मॉनेटरी रिलीफ। तो उसमें बकायदा पूरा एक सेपरेट सेक्शन 20 जो है दिस इज प्रोवाइडिंग फॉर मॉनेटरी रिलीफ। नेक्स्ट सेक्शन 21 इज कस्टडी ऑर्डर। अब देखिए कस्टडी ऑर्डर, अब देखिए ये होता है कि अभी मैंने डेफिनेशन में कस्टडी ऑर्डर बताया था और मैंने कहा था सेक्शन 21, और यही सेक्शन 21 देखिए हमारा यहां पे कस्टडी ऑर्डर में डिफाइन हो रहा है ना। बहुत अच्छे से इन चीजों को समझिए, कॉपी पेन से लेके बैठिए, बार बार पढ़िए इनको। नेक्स्ट सेक्शन 22, दिस इज कॉम्पेंसेशन ऑर्डर, क्योंकि कस्टडी ऑर्डर हुआ इसके बाद एंड थिंग्स आर फॉलोइंग इन सीक्वेंस, एक क्रम है। देखिए मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर। अब सेक्शन 22 के बाद सेक्शन 23 इज इंटरिम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर। इंटरिम कि तत्काल जो कुछ भी हो सकता है, ऐसे में एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जाएगा सेक्शन 23 के तहत। नेक्स्ट इज सेक्शन 24, दिस इज कॉपीज ऑफ ऑर्डर टू बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि देखिए यूं ही एक एग्रीव्ड इंसान है, यूं ही विक्टिम है, तो ऐसे में सरकार अपने स्तर पर पूरा एक सेक्शन 24 है कि कॉपीज ऑफ ऑर्डर टू बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट टू दिस इज सेक्शन 25। अब देखिए ये ऑर्डर्स जितने हैं इसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट करने की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसे ऑर्डर्स का ड्यूरेशन क्या होगा और ड्यूरेशन के चलते उसमें कितना किस हद तक ऑल्टरेशन हो सकता है, इसको लेके पूरा सेक्शन 25 है, ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर। सेक्शन 26 इज, अब ऐसे में देखिए एक चीज ये हो जाती है कि जब इंसान एक एग्रीव्ड पर्सन है, एक विक्टिम है, तो ऐसे में जो अदर सूट्स चल रहे होंगे उसको लेके कितना रिलीफ मिल सकता है। तो सेक्शन 26 जो है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, है ना। नेक्स्ट इज सेक्शन 27, ज्यूरिसडिक्शन। कल मैंने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के संदर्भ में भी बताया था, आज भी देखिए ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, तो ज्यूरिसडिक्शन के केस में, है ना, जो ज्यूरिसडिक्शन होगा उसमें जो हमारा जो लीगल ऑफिसर है ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, है ना, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब नो लेस देन दैट। इसके बाद सेक्शन 27 के बाद सेक्शन 28 ये होगा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर की जब बात आएगी तो वी ऑल अंडरस्टैंड प्रोसीजर तय होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के हिसाब से। एंड लास्ट ऑफ ऑल सेक्शन 29 कि सब कुछ हो जाने के बाद अपील की क्या स्थिति बनती है, इज इट पॉसिबल, इज इट नॉट पॉसिबल, टू व्हाट एक्सटेंट द अपील कैन बी मेड, ये तमाम बातें सेक्शन 29 में स्थापित होंगी। मीनिंग टू से सेक्शन 4 चैप्टर 4 जो है हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसका चैप्टर 4 प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। तो हमने देखा कि रिलीफ मॉनेटरी रिलीफ हो, रिलीफ फ्रॉम अदर सूट्स हो, ज्यूरिसडिक्शन क्या जा रहा है, अपील, तो बहुत डिटेल लेंथ में। एंड मैंने यहां से पहले ही कहा कि सेक्शंस की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी चैप्टर 4 में, फ्रॉम 12 to 29। एंड फाइनली वी आर विद चैप्टर 5 जिसमें बात की जा रही विविध मिसलेनियस फ्रॉम सेक्शंस 30 to 37, सेक्शन 30 to 37। Now, in detail length, we would be seeing from section 30 to section 37. Now, section 30, a separate section on protection officers and service providers to be public servant. मैंने इस तरफ आपको इसके पूर्व भी समझाया था कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे दे नीड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 31, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। अगर ब्रीच होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर का तो उसको लेकर रिस्पोंडेंट के ऊपर जो पेनाल्टी होगी दिस वुड बी कवर्ड इन सेक्शन 31।
नाउ सेक्शन 32 कॉग्नाइजेंस एंड प्रूफ, क्योंकि दीज आर ऑल शुड बी टेकन एज कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस, तो उसको संज्ञान में लेना और उसको लेके जो प्रामाणिकता स्थापित हो सकती है, कॉग्नाइजेंस एंड प्रूफ। नेक्स्ट इज सेक्शन 33। अब सेक्शन 33 के अंतर्गत पेनाल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। देखिए कितना सजग, कितना निष्पक्ष द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, और कितना एग्रीव्ड पर्सन को, विक्टिम को किस हद तक सुरक्षित और संरक्षित करने का सरकार सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रही है कि अंडर सेक्शन 33 यू हैव प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। नाउ सेक्शन 34 कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, cognizance of offense by protection officer. Section 35 protection of action taken in good faith। अब देखिए हमारे लॉ में गुड फेथ को बहुत बहुत गंभीरता से, गहनता से जगह दी जाती है। तो अगर गुड फेथ में कोई एक्शन लिया जाता है उसको बखूबी हमारा जो सेक्शन 35 है ये प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 36 एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। पूरा का पूरा जो एक्ट है हमारा ये किसी भी दूसरे एक्ट के लिए, किसी भी दूसरे लॉ के लिए डेरोगेटरी नहीं होगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल सेक्शन 37। देखिए हम लोगों ने इसके पूर्व जितने भी एक्ट्स लिए हैं, एक एक्ट को वो कहते हैं ना कि गिविंग टूथ टू द एक्ट। जब तक स्ट्रिक्ट लेवल्स पे बदलते समय के साथ एनी वी सी इन इंडिया सो मेनी लॉज दे आर रूडिमेंट्री, वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट से हो जाते हैं। लेकिन इधर आप गौर करेंगे जितने एक्ट्स आ रहे हैं बकायदा उसमें प्रोविजन दिया गया है कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। देखिए कितना खूबसूरत प्रोविजन 37 है मिसलेनियस के अंतर्गत। एंड आप हमारा कल का वीडियो देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट 1961, उसमें भी आप देखेंगे कि पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे उसके माध्यम से बकायदा रूल्स भी जारी किए गए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट भी जो था 84 का आप देखिएगा तो वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो अमेंडमेंट भी बकायदा इसी क्लॉज के अंतर्गत आ रहा था, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, कि समय समय पे एंड टू बी प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि सेंसिटिव इश्यूज हैं। तो विद दिस फाइनली वेरी सक्सेसफुली मैंने एक एक पहलू पर आपका द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को बहुत डिटेल लेंथ में मैंने कोशिश की है, और ऐसा मेरा मानना है कि सवाल आपके हाथ से छूट जाए ऐसा तो देखिए अब होने वाला नहीं है। तो आप हम लोग बहुत स्पीडली आप देख रहे हो कि लगातार वीडियोस आ रहे हैं, बहुत गहनता से विद अ सीरियस माइंडसेट। हमारे बार बार वो जो मैंने 45 डे स्ट्रेटेजी बताई हुई है अपनी, आज से करीब 4-5 वीडियो पहले जब आप ब्राउज करेंगे थ्रू यूट्यूब, आप बार बार उसको देखिए जिसमें स्ट्रेटेजी बताई गई है। एंड इट वाज माय कमिटमेंट, क्योंकि मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर है उसमें सर ये सेपरेट एक्ट्स कैसे किए जाए। तो डेफिनेटली आई एम विद यू, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम वर्किंग फॉर यू। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, जरूर 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 सफलता आपकी होगी। थैंक यू सो मच।